वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अब आज आपके साथ में, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में वादा किया था कि हम फाउंडेशन का जो चैप्टर 1 है हमारे पास में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसके अंदर हमारे पास में 9 यूनिट्स थी, जिसके अंदर से एक यूनिट मैंने आपको उसको समझा करके दिया है। आज हम आपके साथ में उसकी नेक्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द यूनिट नंबर 5। और बिल्कुल छोटी सी यूनिट है और इसके अंदर से क्वेश्चन आने के बिल्कुल पूरे पूरे आसार हैं। तो आइए जी, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ में यूनिट नंबर 5 की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एंड वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल इशूड बाय द ICAI। ठीक है जी, तो बिल्कुल अपडेटेड है और ये ICA मटेरियल्स आप सब बच्चों के पास में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ICA की वेबसाइट पर जाकर इनको देख सकते हैं बड़े आराम से, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। तो कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है जी? आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिजेंट एसेट्स। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टिजेंट एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपके साथ में एक हल्का फुल्का डिस्कशन कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंटिजेंसी। कंटिजेंट होता क्या है? कॉन्टिजेंट एसेट्स या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है बेटा 50-50। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपको पे करनी पड़ भी सकती है और पे नहीं भी करनी पड़ सकती। आपको अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि पता नहीं मुझे पे करना पड़ेगा कि या पे नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही चांस है, हो सकता है पे करना पड़े भी, हो सकता है पे ना भी करना पड़े। दिस इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, कि पॉसिबल है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आए। बट ये पॉसिबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन दी अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द फ्यूचर इवेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मैंने आपके साथ में शर्त लगाई, मैंने कहा शर्त लगाओ आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तुमने कहा सर, बादलों को देखकर कहा सर आपने, तुमने कहा सर बारिश होगी, मैंने कहा था नहीं, मैं कह रहा हूं बारिश नहीं होगी। तो अब मैं शर्त हारूंगा या जीतूंगा, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगी या नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट। और फ्यूचर इवेंट क्या है? बारिश का होना या ना होना। तो मैं शर्त हारूंगा या जीतूंगा इस बात पे डिपेंड करता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो जब तक बारिश होगी या नहीं होगी यह बात क्लियर ना हो जाए तब तक मुझे लग रहा है कि यार पता नहीं मैं शर्त हार गया तो, या पता नहीं मैं शर्त जीत गया तो, मतलब देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर एनीथिंग। यही चीज अगर शर्त हारने के चांसेस हैं, हारने की बात हो रही है तो कंटिजेंट लायबिलिटी की बात हो रही है, शर्त जीतने की बात हो रही है तो कंटिजेंट एसेट्स की बात हो रही है। पैसा आने वाला है, रिसीवेबल है तो एसेट्स है, पेबल है तो लायबिलिटी है। जरा पढ़िए, कंटिजेंट एसेट्स का मतलब हो गया ऑल पॉसिबल एसेट्स अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स and their existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Possible assets arises from past event का मतलब क्या है कि मैं शर्त लगा चुका हूं, मैं शर्त लगा चुका हूं, उस शर्त की वजह से हो सकता है मेरे को पैसा मिले। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, जो कि अपने आप में अनसर्टेन है। तो अक्रेंस बारिश का होना और नॉन अक्रेंस नहीं होना किसका? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का मतलब हो गया बारिश। तो मेरी पॉसिबल, सबसे मेन वर्ड है ध्यान रखना, पॉसिबल एसेट्स। पॉसिबल एसेट्स किस वजह से अराइज हुई है? पास्ट इवेंट। कब कंफर्म होगा कि वो पॉसिबल एसेट्स मेरी पक्की एसेट्स बनेगी या नहीं बनेगी? अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही सिमिलर डेफिनेशन मेरे पास में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंदर है। पॉसिबल एसेट्स की जगह वर्ड आ गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन। फिर से शर्त लगा रखी है, एंड मे अराइज इन फ्यूचर। वो ऑब्लिगेशन का मुझे हो सकता है भविष्य में पेमेंट करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन, सबसे सेम वही बात, अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, मैंने शर्त लगाई, मैंने कहा आज भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है जी, अनसर्टेन है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर पहले से सब कुछ फिक्स। अरे भैया उसको छोड़ो, वो आपकी और हमारी पहुंच से बाहर की बात है, बट स्टिल अभी की बात करें तो दिस इज अनसर्टेन इवेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन्हीं बातों को नीचे डिटेल में डिस्कस करके दिया गया है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ए कॉन्टिजेंट एसेट्स मे बी डिफाइंड एज पॉसिबल एसेट्स दैट अराइज फ्रॉम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंट एसेट्स।
एंड दिस इज ए 2 मार्क्स वेटेज क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस डेफिनेशन। आपको दोनों डेफिनेशन एज इट इज आपके दिमाग में एकदम लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ए कॉन्टिजेंट एसेट्स में बी डिफाइंड एज पॉसिबल एसेट्स दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट हुज एग्जिस्टेंस will be confirmed only after occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future events। आगे एक बात लिखी गई है, not wholly within the control of enterprises, और बात तो बिल्कुल सही है बेटे, अगर वो मेरे कंट्रोल में ही होगी तो फिर ये वर्ड यहां पे गलत हो गया, अनसर्टेन। फिर तो वो सर्टेन होगा क्योंकि मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है तो मैं चाहूंगा जैसे उस दिशा में उसको मोड़ दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अनसर्टेन का मतलब ही है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बारिश होगी या नहीं होगी, मैच कौन जीतेगा, दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो। अब यहां पर कॉन्टिजेंट एसेट्स के केस में एक बात बड़ी काम की है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी that give rise to the possibility of an inflow of an economic benefit। economic benefit का मतलब होता है बेटे monetary benefit। तो ध्यान रखना, इनफ्लो की पॉसिबिलिटी है तो कॉन्टिजेंट एसेट्स, आउटफ्लो की पॉसिबिलिटी है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, पर ध्यान रखना है पॉसिबल ही, पॉसिबल ही है, मतलब कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। To the business entity, for example, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain। कोई मुकदमा चल रहा है जिसका आउटकम पता नहीं मेरे हित में आएगा या मेरे अगेंस्ट में आएगा, इट इज ए कंटिजेंट एसेट्स। बट हो सकता है कि वहां पे जीतने के चांसेस हारने के चांसेस से ज्यादा हो, तो हमने उसको कंटिजेंट एसेट्स बोल दिया। एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, ओहो प्रूडेंस याद है बेटे, प्रूडेंस नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में यूनिट नंबर 6 में आएगा। वैसे प्रूडेंस का हल्का फुल्का मतलब बता दूं, प्रूडेंस ये बोलता है कि भविष्य में होने वाले ऑल द एंटीसिपेटेड और एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप पहले ही बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भविष्य में होंगे नहीं होंगे कंफर्म नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उनको आज ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, जो आपके पास में, मैं क्या बता रहा था, हाँ, लेकिन जो इनकम्स है, जो प्रॉफिट्स हैं, उनको आप आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब जब तक इनकम्स या प्रॉफिट्स कंफर्म नहीं हो जाते, प्रूडेंस उनको रिकॉर्ड करने से मना करता है। बट एक्सपेंसेस या लॉसेस के केस में ये चीज अलाउड है। तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, जो कि कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, एज वेल एज प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइजेज शुड नॉट रिकॉग्नाइज ए कंटिजेंट एसेट्स। प्रूडेंस बोलता है कि आप किसी भी कंटिजेंट एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दिस इज अगेन वेल अच्छा पॉइंट है ये। These assets are uncertain and may arise from a claim which an enterprise pursue through legal processing। तो वही चीज आ गई, there is uncertainty in the realization of the claim। बिल्कुल uncertainty है। It is possible that recognition of contingent assets may result in recognition of income that may never be realized। बिल्कुल ठीक है। It is possible that recognition of contingent assets, मैंने contingent assets को मुझे पता ही नहीं था कि मैं शर्त जीतूंगा, बट मैंने क्या किया, मैंने पहले सोच लिया अरे मैं तो शर्त जीतूंगा, देख लेना पक्की बात है, बारिश होके रहेगी, भारत जीत करके रहेगी। तो मैंने उस बेसिस के ऊपर contingent assets को रिकॉर्ड किया, बट पता चला ना बारिश हुई ना भारत जीती। तो उस केस में क्या हुआ कि जो मैंने एसेट्स को रिकॉर्ड कर रखा था वो रियलाइज्ड ही नहीं होगी, तो आपको नहीं लगता कि वो गलत हो गया, ये प्रूडेंस के अगेंस्ट चला गया। तो इसलिए कंटिजेंट एसेट्स को रिकॉर्ड करने से मना किया जाता है। When the realization of income is virtually certain, जब वो सर्टेन हो जाए कि हाँ आपको पक्का पक्का मिलेगा, ठीक है ना। भारत को मतलब भारत के पास में 10 ओवर पड़े हैं और 10 ओवर में 15 रन चाहिए या 10 रन चाहिए और 5-6 विकेटें हाथ में है, तो दिख रहा है कि हाँ ठीक है बना सकती है इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं है, विराट कोहली खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है। देन रिलेटेड एसेट्स नो लॉन्गर रिमेन्स एज कॉन्टिजेंट एसेट्स। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों। तो आगे देखिएगा, ए कॉन्टिजेंट एसेट्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। काम की बात,
क्योंकि जब बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की जा सकती तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी भी नहीं। ए कॉन्टिजेंट एसेट्स इज यूजुअली रिपोर्टेड, हाँ ये काम की बात है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कॉन्टिजेंट एसेट्स को हम कैसे डिस्क्लोज करते हैं। तो एक कॉन्टिजेंट एसेट्स इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है, बीओडी, एंड द कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइजेस। आपको ध्यान रखना, कंपनी के केस में अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी की जो रिपोर्ट होगी, ध्यान रखना, उसके अंदर कॉन्टिजेंट एसेट्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको वहां तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ भविष्य में चांसेस है कि हाँ हम ये पैसा हमारे पास में आ सकता है, ठीक है। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, अगर आपको लगता है कि आपके पास में, मैंने वही बताया, जीतने के चांसेस हारने के चांसेस से ज्यादा है तो वो प्रोबेबल है, तभी तो कॉन्टिजेंट एसेट्स। अगर हारने के चांसेस जीतने के चांसेस से ज्यादा होंगे तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगी, जो आगे पढ़ेंगे। तो ये काम की बात थी कि वेयर वी हैव टू डिस्क्लोज द कॉन्टिजेंट एसेट्स, दैट मींस दैट इज कि कॉन्टिजेंट एसेट्स शुड बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, और कंपनी केस में अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉन्टिजेंट एसेट्स आर असेस्ड कंटिन्यूअली and if it has become virtually certain, then inflow of the economic benefit will arise. The assets and the rated income are recognized in the financial statement of the period in which changes occur. अगर वो वहां पे आपके पास में virtually certain हो जाता है, हाँ कि हाँ अब हम शर्त जीत जाएंगे, ये पैसा हमारे पास आना कन्फर्म है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पर आपको अलाउड है, ठीक है जी। आगे देखिए मेरे साथ में, फिर आती है जी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द uncertain future events, that event is not wholly within the control of enterprise। एक तो ये डेफिनेशन होगी, और ध्यान रखना और है, यहां पे तो लिखा है बेटे पॉसिबल ऑब्लिगेशन, दूसरी बात लिखी गई है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब तो हो सकता है मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, बट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज, क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अभी तक इट इज नॉट प्रोबेबल दैट, ये प्रोबेबल नहीं है, ठीक है ना। और जैसे कि मतलब ये बात तो पता चल गई कि दो चीजें हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब तो ये होगा कि मुझे पे करना पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा ये भी नहीं पता, बट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ये होगी भी चलो हो सकता है पे करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज कि हमें कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए हमारे पास में कोई बेस नहीं है ये पता लगाने के लिए। दैट मींस वी कैन नॉट आइडेंटिफाइड द अमाउंट। अब आपको कहे सर अगर अमाउंट पता नहीं लग सकती तो प्रोविजन बनाइए। बेटा प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी में एक डिफरेंस है, यहां पर कंटीजेंट लायबिलिटी की जो सेकंड बी पॉइंट में पढ़ रहा हूं और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। प्रोविजन में आपको यह तो पता है कि पेमेंट करना पड़ेगा, और लेकिन आप कहते हो कि सर अमाउंट कितना है, बेटा वहां पर वी हैव सम बेसिस टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। वहां पर वी हैव सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण बेसिस होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम अमाउंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, अमाउंट का एस्टिमेट ले सकते हैं। बट यहां पर मेरे पास में देखो ये बात लिखी गई है इरिलायबल एस्टिमेट, मेरे पास में ऐसा कोई भी ढंग का एस्टिमेशन या ऐसा बेसिस नहीं है जिसके बेसिस पर मैं अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई कर सकूं, और ना ही मेरे को यह पता इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मुझे यह भी नहीं पता कि ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए मुझे कुछ पे करना पड़ेगा कि भी नहीं पे नहीं करना पड़ेगा, और मुझे वो मतलब कितने बेनिफिट्स मुझे छोड़ने पड़ेंगे या मुझे क्या देना पड़ेगा, किस वैल्यू का देना पड़ेगा, मेरे पास में उसके लिए कोई भी रिलायबल एस्टिमेट्स नहीं है। मेरी बात समझ में आती है आपको? तो ध्यान रखना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के केस में यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी है,
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर ये तो है कि मुझे हो सकता है पे करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज कि उसको पेमेंट करने के लिए, उसको सेटल्ड करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, किस वैल्यू का देना पड़ेगा, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन इज अनसर्टेन। सॉरी, अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन इज मतलब वो अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन मेरे पास में ठीक बात है अनसर्टेन ही है, क्योंकि मैं उसको असर्टेन तो नहीं कर सकता, मेरे पास में कोई एस्टिमेट ही नहीं है उसको पता लगाने के लिए। आई बात समझ में? तो जरा देखिए, ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ये पार्ट तो हमारे पास में हो गया, पार्ट ए ऑफ द डेफिनेशन। ए कंटीजेंट लायबिलिटी में ऑल्सो बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट। ठीक है ना, एक तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन पे करना पड़ सकता है या पे करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज अगर पे करना पड़ेगा तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, किस वैल्यू का पे करना पड़ेगा, कितने बेनिफिट्स मुझे छोड़ने पड़ेंगे, वी डोंट नो एनीथिंग, और उसको पता लगाने के लिए मेरे पास में कोई जरिया भी नहीं है। ठीक होगी बात। एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज द कंटीजेंट लायबिलिटी, सेम वही बात आ गई, इसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अनलेस, तब तक डिस्क्लोज अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज अनबॉइंडिंग बेनिफिट इज रिमोट। कंटीजेंट लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज अनलेस, कब डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, अगर मेरे पास में उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। दीज लायबिलिटीज आर असेस्ड continually to determine whether an outflow of resources abiding economic benefit has become probable। तो द लायबिलिटी, कब हम इसको लायबिलिटी मान लेंगे, जब हमें यह पता चल जाएगा कि जो हमें आउटफ्लो, जो हमें इसको सेटल्ड करना है, तो हमें कितने के बेनिफिट जो है वो छोड़ने पड़ेंगे, कितने बेनिफिट हमें छोड़ने पड़ेंगे, हमें जो वैल्यू है वो हम एस्टिमेट कर पाए, तो फिर हम इसको लायबिलिटी मान लेंगे, मतलब हम इसका प्रोविजन बना सकते हैं। If it becomes probable that an outflow of future economic benefit will be required for an item previously dealt as a contingent liability, a provision is recognized in the financial statement। आगे बात वहीं पर। ठीक है जी। In which the change in probability occurs except in the extremely, ये छोड़ दो आगे, कोई काम की बात नहीं है। तो बात समझ में आई बेटा? तो सबसे पहले contingent liability क्या पॉसिबल ऑब्लिगेशन, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ू तो प्रोबेबल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बट स्टिल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज माय कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि मेरे पास में अमाउंट एस्टिमेशन करने का कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, अगर वो मेरे को तरीका मिल जाए और अगर मैं अमाउंट को एस्टिमेट कर सकता हूं तो फिर मैं कंटीजेंट लायबिलिटी का जो अमाउंट था उसका उतने का मैं प्रोविजन बना दूंगा। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं, क्या डिफरेंस है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए लायबिलिटी एंड ए कंटीजेंट लायबिलिटी इज जनरली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ए लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी इज जनरली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड करता है। ए लायबिलिटी मतलब, लायबिलिटी का मतलब तो कंफर्म है कि मुझे अमाउंट पे करना ही करना है, ये भी कंफर्म है कितना पे करना है, वही बात यहां पे लिखी गई। ए लायबिलिटी इज डिफाइंड एज प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आज ही मुझे पता है कि पे करना है, विच अराइजेस फ्रॉम द पास्ट, मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसकी कॉन्सिक्वेंटली मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे करूंगा, आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ द रिसोर्स, मुझे कुछ यहां से ऐसा देना पड़ेगा, चाहे मैं कोई सर्विस दे के उस लायबिलिटी को सेटल करूं, चाहे कैश दे करके सेटल करूं, चाहे नॉन कैश यानी कि मैं बदले में कोई एसेट्स दे करके सेटल करूं। ठीक है ना, मतलब ये जो बात यहाँ पे लिखेगी ना, रिसोर्सेज अम्बाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, ऐसी अगर मतलब मैं कोई लायबिलिटी है उसके बदले मैं कह रहा हूँ जी मेरी मशीनरी ले जाओ, अरे तो मशीनरी में मेरे कुछ बेनिफिट्स थे कि नहीं थे, वो मशीनरी मेरे फैक्ट्री में चलती थी, वहां से मैं प्रोडक्शन करता था, कुछ पैसे कमाता था। ठीक है ना, तो ऐसी कोई भी चीज आपको देनी पड़ेगी जिससे आपको बेनिफिट हो रहे थे वो नहीं होंगे, चाहे फिर वो आपको कैश ही क्यों ना देना पड़े। ऑन दी अदर हैंड इन केस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का मतलब प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन which we have to settle through outflow of the resources abiding economic benefit। ठीक है जी, it can be cash or non cash as well। on the other hand, contingent, in case of the contingent liability, either outflow of the resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with the sufficient reliability। ना तो ये पता कि पैसा पे करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा तो कितना पे करना पड़ेगा, we don't have any idea। Examples of contingent liabilities are claims against the, जैसे कि contingent liability का मतलब एग्जाम्पल दे रखे हैं, claims against the enterprises not acknowledged as debt।
ठीक है ना, मतलब कि कोई क्लेम है जो अभी तक मतलब कोई मुकदमा हो रखा है एंटरप्राइजेस के ऊपर जिसके अंदर अभी तक उनकी लायबिलिटीज फाइनलाइज्ड नहीं हुई है। गारंटीज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मैंने किसी थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दी कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, तो अब मेरी लायबिलिटी आ भी सकती है, नहीं भी, अगर वो डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा तो ये इस पे डिपेंड करता है। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड स्टेटूटरी लायबिलिटी अंडर डिस्प्यूट। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंट का मतलब क्या हो, मेरे पास में किसी का बिल आया हो था, मैंने उसको बैंक से डिस्काउंट कर लिया, बैंक उसकी मैच्योरिटी डेट पर उससे पैसे मांगने जाएगा, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक आज से मुझसे पैसे मांगेगा। तो जब तक उस बिल की क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक मेरे को एक डर बना हो कि हो सकता है शायद मुझे पेमेंट करना पड़े अगर उस जो ड्रॉई है अगर उसने डिफॉल्ट किया तो। ठीक है जी। एंड इन एडिशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो होती है, और जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो बाय वे ऑफ फुटनोट। ठीक है जी। उसके बाद में लास्ट पॉइंट मेरे पास में आता है बेटे यहां पर कि प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी, प्रोविजन जो होता है वो प्रेजेंट लायबिलिटी होती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो होती है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है। प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया कि हम प्रोविजंस को बुक्स में रिकॉग्नाइज्ड करें या नहीं करें, तो वो कह रहा है प्रोविजन को बुक्स में रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए क्योंकि लायबिलिटी कंफर्म है और अमाउंट का लिए एस्टिमेशन के लिए हमारे पास में प्रॉपर बेसिस है। बट कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में ऐसा नहीं है, फेल्स टू मीट द सेम, दैट्स द ओनली रीजन कि हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं करते हैं। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। ठीक है जी, और उसका आउटफ्लो भी निर्धारित है। ठीक है जी, और रिलायबल एस्टिमेट्स हमारे पास में है। तो तीन स्टेजेस आ गई, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन एंड लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में ना लायबिलिटी पता ना उसका अमाउंट पता, प्रोविजन में लायबिलिटी पता है अमाउंट नहीं पता, उसके लिए हमारे पास में एस्टिमेशन करने के लिए प्रॉपर बेसिस है। लायबिलिटी में ये भी पता है पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा ये भी पता है। ठीक है जी, यहां पर कंटीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट सेटलमेंट पे करना पड़ेगा भी कि नहीं, और बाय चांस पे करना पड़ेगा तो वी डोंट हैव रिलायबली एस्टिमेट। ठीक है जी, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल दैट द सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इट रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोविजन। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ हमें इस ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो हमें उसको प्रोविजन बनाकर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज लेस लाइकली दैट इकोनॉमिक बेनिफिट, मैनेजमेंट को लगता है कि हमें कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा या कुछ आउटफ्लो नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है जी, तो इट डिस्क्लोजेस ऑब्लिगेशन एज ए, तो वो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की तरह शो करेगा। ठीक है जी, तो दिस इज एन एग्जांपल, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर imposed a penalty on Alpha Limited for violation of provision of the Central Excise Act. The company goes and appeal. If the management of the company, अगर कंपनी मैनेजमेंट को लगता है कि शायद हम ये केस हार जाएंगे तो प्रोविजन बना लो, अगर उनको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है हम शायद ही हारें तो कंटीजेंट लायबिलिटी बना लो। If the management of the company estimate that it is probable that the company will have to pay the penalty, it recognized a provision. अगर कंपनी को लगता है कि उनको कंपनी will have to pay the penalty, ऐसा probable है तो प्रोविजन बनाओ। On the other hand, if management anticipate that judgment of the appellate authority will be in favor आएगा, ठीक है जी, एंड इट इज लेस लाइकली, बहुत कम चांस है कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो कंटीजेंट लायबिलिटी मान लो। ठीक है जी, तो दिस इज द यूनिट नंबर 5 जो हमने आपके साथ में शेयर की। तो ये आप बच्चों बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये यूनिट नंबर 5 हमने आपके साथ में कंप्लीट कर ली है। तो आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करें प्लीज, और एक बार इसको दोबारा से अपने ऐसे मटेरियल से गो थ्रू कर लें। मैंने आपके साथ में इसको शेयर कर लिया है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की जो चर्चाएं हैं, जो उसके आगे की जो यूनिट है वो हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय।